हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है कि ध्येय आईएएस उसकी टेस्ट सीरीज है। ये इसके पहले भी 13-14 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस 2023 के नाम से, जाकर देख लीजिए। सभी में डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है। और ये वीडियो देखने का ये फ़ायदा होता है कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट नहीं दिया हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में जल्दी से रिवीजन के लिए, पूरे सिलेबस को रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जल्दी से जल्दी और कम समय में ज़्यादा फैक्ट तैयार हो जाए हम लोगों के। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उसमें पूछा गया है कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि मानव देह व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, दूसरा दिया है कि अस्पृश्यता का अंत, और तीसरा दिया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, और चौथा दिया हुआ है कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1-4, 2-1-2, 2-4 और 1-2-4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहेंगे, तभी ये टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा होगा कि आप लोगों के पता चलेंगे कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित है। और कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध किया गया है। ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसमें पहला दिया गया है 23 में दिया गया है ये मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, और जो 24 में दिया गया है ये बच्चों को, जो कारखानों में खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध किया गया है 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को। तो ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है, और 23 में दिया गया है मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। तो केवल 1 और 4 शामिल है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अस्पृश्यता का अंत ये दिया गया है अनुच्छेद 17 में, और ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का दिया गया है। ये जो अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद है ये 29 और 30 है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? यानी कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो यूनाइटेड किंगडम है यानी ब्रिटेन जो है, यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। बाकी स्विट्जरलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी जगहों पे जो है कि संघात्मक शासन प्रणाली है। और भारत में भी है, भारत में हो जाएगा, भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली है। और कनाडा में तो है ही, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में है। और कहाँ पर हो जाएगा? जर्मनी में है, जर्मनी में। इन सभी जगह संघात्मक शासन प्रणाली है। बाकी जो है कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर एकात्मक है, एकात्मक है। और एकात्मक कहाँ कहाँ पर है और कुछ जगहों पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा चीन में, चीन में एकात्मक है, फ्रांस में है। तो फ्रांस में जो है कि एकात्मक शासन प्रणाली है। बाकी जो है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, और कारण दिया है कि ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं। तो ये संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएगा, और ये जो है कि व्याख्या भी करता है कारण। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि राज्यपाल क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है किस अनुच्छेद के तहत? 160, 161, 162 और 164। तो जो राज्यपाल है क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है। इसी तरह राष्ट्रपति की भी दी गई है। राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत है? तो राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 72 यानी 72 के तहत। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद को जो है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे, तभी जो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो पा रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संसद को विधि बनाने के संबंध नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 11 के तहत की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, नागरिकता वह किस में दिया गया है? तो भाग दो में दिया गया है। और अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद है 2 से 5 से 11 के बीच है। 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और ये जो अनुच्छेद 13 है इसमें दिया गया है कि राज्य के जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं, नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है राज्य के विरुद्ध। तो 13 में ये दिया गया है। और 5 में जो है नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। और 11 में संसद को विधि बनाने की शक्ति है नागरिकता के बारे में। और 12 में राज्य की परिभाषा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही फायदा होगा वीडियो देखने का कि ये क्वेश्चन से सारे टॉपिक उससे जितने भी दिए गए हैं सारे फैक्ट आप लोगों के रिवीजन हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से किसको या किनको अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी वो कौन सा है जिसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा? यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी अभियुक्त पर राज्य जो है कि मुकदमा चलाने में विलंब करता है, उसको लंबा टाइम खींचता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके जो है कि अनुच्छेद 21 दिया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसका हनन हो जाएगा। और किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। यानी कोई प्रमाणित हो गया है कि वह पागल है तो उसको कारावास का दंड नहीं दिया जाता है। उसको जो है कि जो पागल से संबंधित संस्थान होते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है तो ये भी जो है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा और राज्य विधानसभा, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी SC और ST के आरक्षण से संबंधित है? तो 79वां संविधान संशोधन, 78वां, 89वां और 76वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो 79वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए थे। और ये कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था संशोधन। जो 79वां संविधान संशोधन है 1999 में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है और कारण दिया है कि भारतीय संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो ये बिल्कुल अभिकथन सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान में वकीलों का वर्चस्व था, ये कारण गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जो भारतीय संविधान में वकीलों का स्वर्ग नहीं, इनका मानना था कि ये बहुत ही विस्तृत संविधान है, अनेक देशों से लिया गया है इसके वजह से, और इन्होंने ही वकीलों का स्वर्ग कहा है इसे। तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे।
तो यहाँ पर जो दिया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, तो ये बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति जो है किसी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब वह मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। राष्ट्रपति उसको हटा सकता है अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद को विश्वास मत प्राप्त है, तब भी वह हटा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अगर किसी मंत्री को हटाना है तो जो राष्ट्रपति हैं ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया, वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी वो 25वां राज्य कौन सा है जिसको 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया था, लेकिन 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है कि 25वां राज्य बना था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 12वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था। ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे अंतिम में कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। अभी तेलंगाना बना था। ये 2 जून 2014 को बना है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और कारण दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें एक अभिकथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संयुक्त अधिवेशन है ये किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन ये अनुच्छेद है 108 में। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसमें कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता भी करता है। और कारण दिया कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि जो साधारण 3 तरह के बहुमत होते हैं, साधारण, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सहमति। तो इसमें विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है? तो वो कौन सा ऑप्शन है जो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण है उन लक्षणों में से एक नहीं है? तो राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तो ये एकात्मक लक्षण का ही ये है। आपातकालीन उपबंध, तो ये भी एकात्मक लक्षण है क्योंकि आपातकाल में जो है कि सारी शक्तियां राज्यों की केंद्र के हाथ में चली जाती हैं। और संविधान की सर्वोच्चता, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एकात्मक लक्षण नहीं है, ये संघात्मक लक्षण है। बाकी जो है कि अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एकात्मक लक्षण ही है। केंद्र के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है। तो ये सभी एकात्मक। और एकल नागरिकता भी हो जाएगा, जिसे इसी में और देख लेते। एकल नागरिकता हो जाएगा। और देख लेते हैं हम लोग जो संसद है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण, ये सभी जो है कि एकात्मक संविधान के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को निम्नलिखित में से किस एक वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? यानी कि वो संविधान का कौन सा जो केस था जिसमें जो है कि अनुच्छेद 14 को वर्णित विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? तो मिनर्वा मिल्स केस में इसको आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। और इसका जो है कि मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ था? तो 1980 में। और केशवानंद भारती केस कब हुआ था? तो केशवानंद भारती केरल राज्य था, केरल राज्य। तो ये 1973 में हुआ था। इसमें जो है कि कहा गया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसका मूलभूत ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और मिनर्वा मिल्स केस कब हुआ था? तो ये 1980 में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यानी यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। तो महिलाओं को मताधिकार, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति। तो जो प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति थी, ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत था, तो ये भी सही हो जाएगा। और भारत परिषद की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1919, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है गलत दिया है। और जो भारत परिषद की समाप्ति थी, ये अधिनियम 1935 के तहत थी। जो अधिनियम 1935 का आया था उसके तहत थी। और संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 में था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल को लिखित प्रस्ताव के द्वारा किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, मंत्रिमंडल जब लिखित प्रस्ताव पेश करेगा तभी जो है कि वह घोषित कर सकता है। यानी कि इसके पहले जो है कि मौखिक रूप से भी घोषित किया जा सकता था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 42वां है। तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 38वां संविधान संशोधन और 95वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में यह घोषित किया गया कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। तो आपातकाल के बारे में दिया गया है 352 में। तो ये मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करेगा। अनुच्छेद 44 ये संविधान संशोधन था 44वां, 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। मौलिक अधिकार हमारे अनन्य अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं भारत का संविधान करता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पर अभिकथन की मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं जो हम लोगों को या भारतीय नागरिकों को अन्य दूसरे अधिकार मिले हैं उससे अलग है, तो ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी जो है कि भारतीय संविधान स्वयं करता है, तो ये भी कारण सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस में एक द्विसदनी प्रणाली नहीं है। तो वह कौन सा देश है जहाँ पर द्विसदनी प्रणाली नहीं है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अमेरिका, भारत और ब्रिटेन और चीन। तो यहाँ पर जो चीन है, यहाँ पर द्विसदनी नहीं है, एक सदनी है, एक सदन है। बाकी अमेरिका में भी दो सदन है, भारत में भी दो सदन और ब्रिटेन में भी। जैसे भारत में पता है कि लोकसभा, राज्यसभा, दो सदन है, तो उसी प्रकार ब्रिटेन में भी है और अमेरिका में भी है। लेकिन चीन में जो है कि एक सदनी व्यवस्था है, एक सदन है। और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन यहाँ पर द्विसदनी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया कि सीमा पारीय भारतीय नागरिकता OCI निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर अन्य सभी देशों को नागरिकों को भारतीय मूल के नागरिक हैं उनको प्राप्त है। यानी कि जो सीमा पारीय नागरिकता मिलती है OCI, तो वो जो है कि किस देशों को छोड़कर जो कि बाकी सभी देशों के लिए है। तो केवल पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए है, केवल बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए है, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दोनों को छोड़कर अन्य देशों के लिए है, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान को छोड़कर सभी देशों के लिए है। यानी जो OCI नागरिकता प्राप्त होती है, सीमा पारीय भारतीय नागरिकता, वो किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए लागू होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। OCI का जो फुल फॉर्म है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों को जो भारतीय मूल के हैं उनको OCI नागरिकता प्राप्त होती है, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। और ये संशोधन कब आया था। तो ये संशोधन आया था 2005 में। 2005 में ये संशोधन, नागरिकता संशोधन अधिनियम था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 का था। इसी के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छोड़कर बाकी सभी को जो है कि OCI नागरिकता दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद
को क्रियान्वित करने हेतु संसद बधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया था। तो वो कौन सा अनुच्छेद था जिसको लागू करने के लिए बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। जो अनुच्छेद 23 है इसमें क्या दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती का कार्य करवाना, तो इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए बधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया कि अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। तो जो अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में भी छात्रों के प्रवेश के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 95वां संविधान संशोधन, 84वां, 93वां और 89वां। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 93वां संविधान संशोधन था, इसी के माध्यम से अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी संस्थानों में जो है कि छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये कब किया गया था, तो ये 2006 में हुआ था। जो 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद दिया है और राज्य दिया है, कुछ विशेष राज्यों को जो अनुच्छेदों के तहत दिया गया है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 371H के तहत अरुणाचल प्रदेश, 371J के तहत कर्नाटक और 371E के तहत सिक्किम और 371D के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी वाला सुमेलित नहीं है। जो 371 के तहत सिक्किम का दिया हुआ है यही गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 371E के तहत सिक्किम नहीं है, यह है 371 के ई के तहत आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और सिक्किम का किस में दिया गया है, तो 371F में दिया गया है, 371F में दिया गया है। बाकी जो है कि 371H में अरुणाचल प्रदेश सही है, 371J कर्नाटक सही है और 371D तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों के बारे में सही है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को माना गया है, यानी ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो भारतीय राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, यही कहा गया है प्रस्तावना में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यह भाव जो है कि संविधान में कहाँ मिलता है? तो जो भारत है ये किसी भी मामले में, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, सभी में पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, ना कोई दबाव है। तो ये संविधान में कहाँ पर है? नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में और अनुच्छेद 51 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उद्देशिका में प्रस्तावित है कि भारत जो है कि सभी मामलों में, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, सभी में पूर्ण स्वतंत्र है। इसीलिए जो है कि उद्देशिका में कहा भी गया है कि जैसे भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, यही इसका मतलब है कि भारत जो कि सभी मामलों में स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन दिया कि लिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों भाग 3 का अंश नहीं है? यानी कि वह कौन सा है जो संविधान के मूल अधिकार यानी भाग 3 का नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि आप लोगों को कि जो मूल अधिकार हैं ये भाग किस में दिए हैं? मूल अधिकार भाग 3 में दिए हैं। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। तो इसमें कौन सा वो जो दिया गया है वो मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, उसी के बारे में बताना है। तो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम अभी हम लोगों ने देखा, ये 23 में दिया हुआ है अनुच्छेद। कारखानों और बालकों में नियोजन पर प्रतिबंध, तो ये भी दिया है 24 में। और उद्योगों में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, तो यही सही हो जाएगा। ये जो है कि मूल अधिकार में नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिव पॉलिसी। तो DPSP में दिया गया है, ये उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता है।
तो ये जो है कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। और किस अनुच्छेद क्या है इसके लिए, तो अनुच्छेद है 43 क में इसका वर्णन किया गया है। और किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय या व्यापार या कारोबार का करना यह भी मूल अधिकार है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यही मूल अधिकार में नहीं सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट दायर की जाती है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए कौन सी रीट जारी की जाती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, तो इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यानी कि ये कहा जाता है, कोर्ट कहती है कि जो व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हैबियस कार्पस यही है। और जैसा कि पता है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिटें जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है कि 226 के तहत जारी करता है, 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें। तो इसमें अधिकार परीक्षा हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा और अधिकार ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। और एक कौन सा हो जाएगा, 4 यहाँ पर दिया गया है और 5वां कौन सा हो जाएगा, तो उत्प्रेषण, 5वां उत्प्रेषण हो जाएगा। ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से दिया हुआ है। तो अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास संसाधन नेटवर्क USSDNS द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है 2022 में, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सबसे खुशहाल देशों में न्यूजीलैंड प्रथम पे है, स्थान पर है। इस सूची में भारत का स्थान 136वां है। दक्षिणी सूडान विश्व का सबसे कम खुशहाल देश है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी करते रहें। ऐसे संबंधित इंडेक्स से और जो रिपोर्ट जारी की जाती है जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका केवल 2 सही है, यानी कि जो इस सूची में भारत का स्थान 136वां दिया है यही सही हो जाएगा। बाकी पहला सबसे खुशहाल देशों की सूची में न्यूजीलैंड प्रथम पर नहीं है, ये फिनलैंड है, ये फिनलैंड हो जाएगा। बाकी जो तीसरा दिया है कि दक्षिणी सूडान दिया है, ये भी गलत हो जाएगा, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान यहाँ पर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल दूसरा सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गिलबर्ट एफ हैंगबो को मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक के रूप में चुना गया है, वे किस अफ्रीकी देश के निवासी हैं। तो जो गिलबर्ट एफ हैंगबो हैं, इनको जो है कि महानिदेशक चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। तो इस पूछा गया कि वो किस अफ्रीकी देश के निवासी हैं। तो टोंगो, जिम्बाब्वे, माली और केनिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका टोंगो आंसर हो जाएगा, टोंगो सही है। ये टोंगो को पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में जो है कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यानी कि जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा थी, ये बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन थी, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो बिल स्मिथ थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त डी सभी, यानी कि सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि UNEP द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट में विश्व के किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है। तो 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा जा रहा है कि किस शहर को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें, तभी टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ढाका दिया है ये सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर था ए ऑप्शन। और जो है कि भारत में जो है कि जो मुरादाबाद है ये दूसरा स्थान था, इसका दूसरा स्थान था। जो मुरादाबाद है ये यूपी का शहर है मुरादाबाद। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो कॉप 4 मिनी माता सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया था। जो कॉप 4 मिनी माता सम्मेलन का आयोजन है 2022 में वो कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था
बाली इंडोनेशिया में। तो ये फैक्ट है, आप लोग इसको बस रट लीजिए ऐसे ही। मिनी माता जैसा कि संबंधित है कि पारे से संबंधित रोग होता है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक, IMF, UNEP, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा ये किसके लिए जारी किया गया था? तो ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो काले गैंडे के संरक्षण के लिए जारी किया गया था, संरक्षण के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो करंट अफेयर से ज़्यादातर फैक्ट वाली चीज़ें हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नई चीज़ें हैं, तो आप लोग बस इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? मार्च 2022 में रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात पहले नंबर पर था। और दूसरे नंबर पे कौन सा था? तो दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे था। और तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक। ये क्रम भी पूछ लेता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022, यानी कि जो कतर में आयोजित हुआ था फुटबॉल विश्व कप 2022 का प्रायोजक कौन सी भारतीय कंपनी बनी थी? तो ये बायजूस बनी थी, एजुकेशन वाली कंपनी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग नोट करेंगे कि कतर में जो है कि 2022 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था, ये फैक्ट भी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक दस्तलिक संयुक्त रक्षा अभ्यास के बारे में सत्य है? जो दस्तलिक अभ्यास हुआ था, संयुक्त एक्सरसाइज हुई थी, उसके बारे में कौन सा सत्य है? इसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यह भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका आयोजन यांगरिक उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के में निम्नलिखित में से किस एक देश को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है? तो किसको विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिल्ली था। जो भारत की राजधानी दिल्ली है, इसको विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था, राजधानी शहर था। अगला क्वेश्चन दिया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की के द्वारा मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा जो मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था, ये कहां पर किया गया था? तो हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। और ये कौन सा अड्डा था? तो ये अड्डा था बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो ये रूस को कर दिया गया था। ये बहुत ही चर्चा में था। यूक्रेन पर आक्रमण करने की वजह से जो है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसको निलंबित कर दिया गया था, रूस को। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। देश में प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में कहाँ पर किया गया? तो जो देश में प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, बेंगलुरु में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च
प्रवृत्तियां रिपोर्ट, यानी कि जो विश्व में सैन्य खर्च के मामले में रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 में, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आइए देखते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक खर्च के वाले देशों में रूस शीर्ष पर रहा और दूसरा दिया इसमें भारत द्वितीय स्थान पर रहा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन गलत हैं। विश्व में सर्वाधिक खर्च के मामले में यूएसए था और पहले नंबर पे यूएसए था, दूसरे नंबर पे चीन था, और भारत जो है कि भारत ये दूसरे पर नहीं था, भारत तीसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे, जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। लिखित में से किसे वर्ष 2022-23 के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष चुना गया है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसको नैसकॉम का अध्यक्ष 2022-23 के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कृष्णम रामानुजम का 2022-23 के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष चुना गया है। ये फैक्ट है, इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई चीज़ें नहीं है। वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया कि रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा ट्रेनों के संचालन एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक स्वदेशी प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो जो रेलवे अनुसंधान एवं मानक संगठन द्वारा ट्रेनों के संचालन एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक स्वदेशी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वो थी कवच। कवच का जो है कि किया गया था, और इसका उद्घाटन जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई थी इसका उद्घाटन। और ये कब किया गया था, अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन तो 4 मार्च 2022 को किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मार्च 2022 में मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, यानी कि थीम क्या थी इसकी। मार्च 2022 में जो कि मनाया गया विश्व जल दिवस, जैसा कि पता होता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है। तो उसकी थीम क्या थी, तो भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, यही थीम थी इसकी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थीम जरूर पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक राज्य सरकार द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है अपने राज्य में, यानी कि वह कौन सा राज्य है जो अपने शहर में चिकित्सा शहर घोषणा करने की बात कहा है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कि अपने पुणे में ये चिकित्सा शहर घोषित करने का जो है कि प्रावधान किया है, और इसका नाम क्या होगा, इंद्रायणी मेडी सिटी इसका नाम होगा। ये चिकित्सा शहर होगा, यहाँ पर चिकित्सा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया कि लिखित महिला क्रिकेटरों में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट हासिल करने वाली प्रथम महिला के गेंदबाज बनी है। तो प्रथम महिला गेंदबाज कौन सी बनी है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो झूलन गोस्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2022 में देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई थी। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी। तो ये फैक्ट है, बस आप लोग इसको नोट करेंगे, बस इसमें बताने लायक कोई चीज़ ही नहीं है कि ज़्यादा इसमें डिस्कस किया जाए। तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो जो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये बोध गया में किया जा रहा है, बोध गया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसका उद्घाटन जो है कि फरवरी 2023 में ही किया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोगों ने कुल 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगले वाले में दूसरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।